नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सरल इंग्लिश और दो शब्द हैं आई एम। अब इसको देखने से आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि हम थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जिन मेरे साथियों को, दोस्तों को आती है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे जैसे कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है, थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, और हम इतने साल हो गए बचपन से अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं। सर दर्द होता है इसको देख के और सुन करके। तो इसी सरदर्द को ठीक करने के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करूं। और मेरे कुछ साथी हैं वो भी अंग्रेज़ी में दिलचस्पी रखते हैं, तो उन्हीं के लिए अब लॉकडाउन पीरियड में चूँकि कुछ किया नहीं जा सकता, उनके पास जाया नहीं जा सकता, तो ये एक माध्यम है, इसी से ट्राई करते हैं। इसमें आपके सामने दो शब्द दिख रहे हैं और कुछ लिखा हुआ भी है, हम इन पर भी बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि इन वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या समझेंगे। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है एक ही दिन में कि अंग्रेज़ी का ग्रामर हम सारा पढ़ डालें या कई दिनों में पढ़ डालें। हाँ, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और हमें समझ में जैसे जैसे आता जाता है हम उसे और बार बार पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जब हमारे सामने अंग्रेज़ी का कोई डॉक्यूमेंट आता है तो हम वाक्य जो लिखा होता है उसे ठीक से पढ़ नहीं पाते और हमें दिक्कत आती है। मेरे साथ भी ऐसी दिक्कत थी। अभी थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने सीखा वही मैं अपने कुछ ऐसे साथियों को सिखा सकूँ जो अंग्रेज़ी सीखने के इच्छुक हैं, समझने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई, उन्हें बार बार समझने पर भी समझ में नहीं आई और उनका दम घुटता है और वो छोड़कर चले जाते हैं। जबकि ये ऐसी भाषा नहीं है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर आदमी के पास इतना दिमाग तो होता है कि वो समझ जाए। तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब दो शब्द आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। आप ये कंप्यूटर का जो माउस पॉइंटर है इसकी ओर देखते रहें और इसको फॉलो करते रहें, इसका पीछा करें। इससे मैं बात को इंडिकेट कर दूंगा, इशारा कर दूंगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दो शब्द लिखे हुए हैं आई और एम, उसके बाद में डॉट 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 डॉट। आई एम, बस यहाँ तक थोड़ा बहुत हम जानते हैं और बहुत से लोग इससे ज़्यादा भी जानते हैं। लेकिन जिनकी अंग्रेज़ी तंग है, अंग्रेज़ी में जिनका हाथ तंग है, जिनको नहीं आती, वो आई एम करके उनकी बात अटक जाती है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ही हम ये प्रयास कर रहे हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और आप भी प्रयास करिए। इनको हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। आपको आसपास में सराउंडिंग में कुछ और भी वॉइसेस सुनने को मिल सकती हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं इस वक्त खुले में हूँ। और आपके सामने स्क्रीन पर है एक तो आई और एक एम और उसके आगे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि आई और एम की तरह कुछ शब्द आगे और भी हो सकते हैं और हमें ये जानना है कि ये क्या है और क्यों है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपकी स्क्रीन पर दो शब्द दिख रहे हैं, आई और एम। ये वाक्य और भी हो सकता है, लेकिन ये आई इस वाक्य का पार्ट 1 है, ठीक है, और एम जो लिखा हुआ है ये इस वाक्य का पार्ट 2 है। और अगर एम के आगे कुछ और शब्द भी लिखे हुए होते तो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे होते, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हम जो भी बोलते हैं वो एक पूरा वाक्य होता है, उसमें कई शब्द होते हैं। वो शब्द किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं वाक्यों के हिस्से, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो बोला जा रहा है उसके कई हिस्से होते हैं और कई हिस्सों को जोड़ करके एक पूरा सेंटेंस, एक पूरा वाक्य बनता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। और धीरे धीरे हम सब सीख जाते हैं, बोलते हैं। तो इसी तरीके से आई इस सेंटेंस का पार्ट 1 है, एम इस सेंटेंस का पार्ट 2 है। इसी तरीके से आगे पार्ट 3, 4 भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पूरे अगली स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं कि हिंदी में यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है। कि किसी भी वाक्य में कई हिस्से होते हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वाक्य के भाग, हिस्से कहते हैं। कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। इन्हीं हिस्सों के अलग अलग नाम हैं जिन्हें हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है। अब आगे की स्लाइड लेते हैं कि उसमें क्या है। ये
स्लाइड जो आपके सामने खुल गई है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये देखिए माउस पॉइंटर की तरफ लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और हमारे सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये है आपके सामने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। थोड़ा पेचीदा लगता है मामला, लेकिन फिर भी देखते हैं। हमारे घर में खाना तो बनता ही है, आप चाय भी पीते हैं, इसी तरीके से कोई खाने पीने का कोई ना कोई आइटम तो बनता ही रहता है। तो सीधा सीधा तो नहीं बनता, उसमें कुछ सामग्रियों की ज़रूरत होती है और उन सामग्रियों को क्रम से, जो भी उसका सीक्वेंस है, जो भी क्रम है, उस हिसाब से उसे मिलाया जाता है और वो रेसिपी जो है वो बन जाती है। अब जैसे कि चाय एक मामूली सी चीज़ है, रोज़ पीते हैं, उसके लिए हमें इलायची, अदरक, पानी, दूध और कोई मसाला हो तो वो भी, तो इन सब को मिला के तो चाय बनती है। फाइनल जो प्रोडक्ट है वो चाय है और उसके लिए इंग्रेडिएंट यानी कि सामग्री वो बहुत सारी है। तो हमें इस वीडियो में सिर्फ इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो सामग्री है अंग्रेजी का एक वाक्य बनाने में, उसकी ही जानकारी लेनी है। हमें ग्रामर पूरी नहीं पढ़नी है एक बार में, और धीरे धीरे ही समझेंगे हम और धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगी। इन वीडियोस में हम अभी हाल फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, ये 8 हैं, एक बार इनके नाम स्क्रीन पर देखें, माउस पॉइंटर को देखते रहें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हमें इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जो हैं इनके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है और क्या नहीं है। ये हमारी अंग्रेजी की सामग्री है, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। इनके बारे में डिटेल जानकारी आगे और वीडियोस में हम लेते रहेंगे। पहले वीडियो में इनके बारे में सामान्य थोड़ा सा परिचय लेंगे, ठीक है। अब इनकी हमें ज़रूरत कैसे पड़ेगी और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमारे सामने आपको एक ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट, इसके नीचे नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में प्लस और ये वर्ब, वर्ब के बाद में प्लस और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। और एक उदाहरण के लिए एक सेंटेंस भी मैंने लिखा हुआ है, मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। इनको समझ लेते हैं। ये जो ऊपर 8 हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। माउस पॉइंटर में देखें, सब्जेक्ट रखा जाता है, वर्ब रखा जाता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो ये एक मामूली सा सेंटेंस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, और भी कई स्ट्रक्चर हैं, संरचनाएं हैं, हम उनको बाद में देखते रहेंगे। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, ये देखें माउस पॉइंटर पे नाउन दिख रहा होगा, इसको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में यहाँ सब्जेक्ट नाउन रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये ऑब्जेक्ट जो है उसमें भी नाउन रखा हुआ है, और इसमें देखें ये नाउन का रोल, सब्जेक्ट का रोल मोहन कर रहा है और ऑब्जेक्ट का रोल स्कूल कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रेपोजिशन लिखी हुई है, तो ये प्रेपोजिशन यहाँ पर भी है, ठीक है। और ये वर्ब है, वर्ब ये रही। तो हम इन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ये जो नीचे वाला हिस्सा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, इसको तो हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, अभी तो ज़रूरत भी नहीं है। सामान्य जानकारी के लिए बताया था आपको, ये 8 जो हिस्से हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम जितनी कोशिश हो सके नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये 3 आइटम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बाकी के नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अगली स्लाइड देखते हैं जी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो इस स्लाइड का परिचय ले लेते हैं कि इस स्लाइड में क्या है। ये नीचे जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 हिस्से मैंने लिख दिए हैं, ताकि आप इनसे वाकिफ़ रहें। लगातार आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्हीं सब को मिला जुला के अंग्रेजी का कोई सेंटेंस बनता है। इनको आगे पीछे कैसे भी करके वो एक अलग बात है, बाद में देखेंगे। ये 8 हिस्से हैं और इन्हीं 8 हिस्सों में से ये 2 हिस्से नाउन और प्रोनाउन, ये ऊपर लिखे हुए हैं, नाउन और प्रोनाउन। सबसे पहले हम नाउन देखते हैं। नाउन क्या होता है? हमारे सामने जो भी चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम है, कोई शहर है उसका भी नाम है। तो
जब किसी चीज़ का, कोई जगह का जो नाम होता है वही उसका नाउन होता है। बिना नाउन के हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। जब भी हम सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं पहली बार, तब उसके बारे में नाम तो बोलना ही पड़ता है। उसके बिना बात शुरू कैसे करेंगे? किसी आदमी का नाम, जगह का नाम या कुछ भी जिसे उसके नाम से पुकारा जा सके, जैसे राम, मोहन, ताजमहल, आलू भालू आदि, जो भी है आपके सामने, आपके घर में जो भी चीज़ पड़ी है उसका कोई ना कोई नाम है। बिना नाम के हम बात शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो जब भी बात शुरू होगी तो हमें सबसे पहले तो उस चीज़ का उल्लेख करना पड़ेगा, उसका नाम बोलना पड़ेगा कि मेरा जो टेलीविज़न है, या मेरा जो फ्रिज है, या मेरा दोस्त जो है, या इस तरीके से और भी है, आपके किसी दोस्त का नाम आप रख सकते हो। तो वो जो भी उसका नाम है और जगह का नाम है, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, ये सब क्या है? नाउन है। तो किसी न किसी चीज़ का जो भी नाम है, हर चीज़ का जो भी नाम है वो उसका नाउन है। ये थी नाउन के बारे में। अब नाउन के कई प्रकार होते हैं, उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, वो हम बाद में देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए इतना ही एक बार कि भाई जिस जगह का, जिस चीज़ का जो भी नाम है वो उसका नाउन है। अब हम देखेंगे प्रोनाउन, कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ये होता है कि आपने जैसे किसी एक चीज़ के बारे में बातचीत शुरू कर दी है और उस चीज़ का सबसे पहले आपने नाम लेके उसे बोल दिया, उसके बाद में आप आगे जब भी उसके बारे में बात करते हैं तो हर बार उसका नाम थोड़ी लेते हैं। आम बोलचाल में तो ये नहीं होता है। आप इसका, उसका, वो, इन्हीं सब शब्दों का इस्तेमाल उस नाम के जगह पर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है एक्स, ठीक है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो। मेरा दोस्त है एक्स, एक्स बहुत ही ईमानदार है, एक्स बहुत ही मेहनती है, एक्स खेलने और कूदने में भी बहुत अच्छा है और वो पढ़ाई बहुत अच्छी करता है। अब आपने एक्स का बार बार नाम लिया है, तो आम जिंदगी में ऐसा होता है क्या कि आप अपने एक दोस्त का बार बार नाम ले रहे हो या एक ही चीज़ का बार बार नाम ले रहे हो? ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार उसका नाम लिया है और उसके बाद में आप उसका, उसकी इसी तरीके से उसको संबोधित करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है एक्स, वह बहुत ईमानदार है, वो खेलने में भी बहुत अच्छा है, वो गाता भी अच्छा है और वो ईमानदार आदमी है। तो इस तरीके से देखिए, वह, वो जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये मेरे दोस्त एक्स के लिए ही तो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरीके से आप भी बात करते हैं। तो जो चीज़, जो शब्द नाउन की जगह पर काम आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। तो अब आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नाउन के स्थान पर लिखते हैं और बोलते हैं। ठीक है। और जब हम एक ही चीज़, आदमी, जगह की बात करते हैं तो बार बार उसका नाम न बोलकर उसके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे इसका, उसका, इसकी, उसकी, मेरा, तेरा आदि। इन शब्दों का इस्तेमाल हम नाउन के बारे में बात करने के लिए ही करते हैं। अब अंग्रेज़ी में ये प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, आई, यू, दे, वी, अस। ठीक है, ये हैं। तो जैसे जैसे आगे आती जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पॉज करके वीडियो देखना चाहें तो आप लगातार देख सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमें 8 जो सामग्री है, हमारी 8 किस्म की सामग्री है, ये ब्लू कलर वाली, इनमें से 2 सामग्री हमने स्क्रीन पर लिखी, नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, जो भी आपको याद आता है वो। और प्रोनाउन क्या है? उस चीज़ के नाम के स्थान पर बार बार जब चर्चा की जाती है तो इसका, उसका, या वह, वो, इस तरीके से जो इस्तेमाल करते हैं हम हिंदी में, उसी तरीके से अंग्रेजी में भी होते हैं। ही, शी, आई, यू, दे, वी, अस, हिज, हर। ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, माइन, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आगे आते जाएंगे आपको याद हो जाएंगे। हमें एक ही दिन में पीएचडी नहीं करनी है, हमें ग्रामर एक दिन में नहीं सीखनी है। आप परेशान ना हो, बस धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट इतना करें कि जो 8 ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कहते हैं, हमें इस पर गौर करना है। ठीक है। तो 2 हिस्से इस स्लाइड में थे, नाउन और प्रोनाउन। अब तीसरा हिस्सा देखते हैं अगली स्लाइड में। ये है वर्ब। इसमें आर लगभग साइलेंट है
और ना बोला जाए तो बढ़िया है, और हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए कभी कभी रह मुंह से निकल भी जाता है। वर्ब, ऐसे वर्ब, तो वर्ब बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वर्ब। अब ये क्या होता है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो हिंदी में उसे क्रिया बोलते हैं, और वही चीज़ अंग्रेजी में वर्ब है। जो काम होता है, जो करता है, या अपने आप होता है, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना और होना। होना, इस पर गौर करिएगा, इस पर हम बहुत सारी बात करेंगे। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सारे क्या है, वो क्रियाएं हैं जो हम दिन भर करते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। देखिए, सबसे आखिर में सोने की भी क्रिया है, स्लीप। तो इसी तरीके से अंग्रेजी में जो क्रियाएं हैं उनके नाम हैं, वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, और नहीं है तो रूटीन में जो काम आती हैं वो जानते ही हैं। जैसे आना को कम कहते हैं, जाना को गो कहते हैं, खाना ईट होता है, पीना ड्रिंक होता है, सोना स्लीप होता है, और होना होता है बी ई बी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब ये बहुत सारे अंग्रेजी के जो शब्द लिखे हुए हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है डरने की। एक बार समझते हैं कि ये क्या है। हमारे सामने क्रिया है आना, ये माउस पॉइंटर की तरफ देखें, ठीक है। इसके बहुत सारे रूप होते हैं, अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग तरह के वाक्यों में बातचीत करने के लिए। तो वही बस सामने लिखे हुए हैं ये लाल कलर में, ठीक है। इसी तरीके से गो यानी कि जाना, इसके अलग अलग जो रूप हैं वो भी लाल कलर में लिखे हुए हैं। अब ये अलग अलग रूप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से काम आते हैं। हमें ये आज नहीं सीखना है, धीरे धीरे समझ लेंगे, लेकिन हाल फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि ये अलग अलग रूप कौन से हैं। कोई भी अंग्रेजी की जो वर्ब होती है उसकी एक होती है बेस फॉर्म, ठीक है। उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। जैसे कि कम जो है, ये कम आपकी स्क्रीन पर होगा, ठीक है। इसकी बेस फॉर्म कम ही है। एक होता है इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म बनाने के लिए बस उस क्रिया से पहले टू लगाया जाता है, टू। जैसे टू कम, टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, टू स्लीप, टू बी, ठीक है, ऐसे टू लगाया जाता है। अब इन्फिनेटिव फॉर्म है, उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड फॉर्म। इसको पास्ट भी बोला जाता है, ये पास्ट टेंस में काम आती है। खैर जब भी पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, लेकिन पास्ट है फिलहाल। तो जैसे कम की है केम। इसी तरीके से थर्ड फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसको देखते हैं ये। अब ये कम की जो थर्ड फॉर्म है वो है कम ही है। और इसी तरीके से इसकी एक जेरेंड फॉर्म भी होती है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मिक्स करके बनाया जाता है। अब इसका क्या यूज़ है ये हम बाद में देखेंगे, हमें अभी नहीं समझना है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये एक जो वर्ब है उसके कई फॉर्म होती हैं, और अलग अलग तरह के वाक्यों में अलग अलग तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है, बात को कहने, बात को सुनने के लिए। जेरेंड जो है कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको इसको फोर्थ फॉर्म भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी जेरेंड तो है ही। तो कम जो क्रिया है यानी कि आना, ठीक है, उसकी बेस फॉर्म कम, इन्फिनिटिव फॉर्म टू कम, और सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, और जेरेंड कमिंग। इसी तरीके से मैंने एक फॉर्म एग्जाम्पल पे और ली है। एग्जाम्पल में एक और आपको क्रिया मिलेगी गो। माउस पॉइंटर की तरफ देखें, बेस फॉर्म गो, इन्फिनिटिव फॉर्म है टू गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर गलती से ये जो है वो कम रह गया है, कोई बात नहीं, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये गॉन है, और इसी तरीके से ये गोइंग होगा, जेरेंड फॉर्म गोइंग, ठीक है। इसमें आप इसको काट के चेंज कर लीजिएगा। थर्ड फॉर्म जो है वो कम की गो की जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन, ठीक है, और जेरेंड फॉर्म है गोइंग। ये गलती से यहाँ पर रह गया है, मैं इसमें सुधार कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे की स्लाइड देखते हैं हम जिस शब्द वर्ब पर बातचीत कर रहे थे, क्रिया, ठीक है।
उस क्रिया को करने वाला या तो कर्ता होता है या कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं। कुछ क्रियाओं का प्रयोग अंग्रेजी में दो प्रकार से होता है, दो तरह से होता है, मुख्य क्रिया की तरह और सहायक क्रिया की तरह। जब क्रिया का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होता है तो मुख्य क्रिया कोई अन्य साथ में होती है। ये थोड़ा टिपिकल और डराने वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप जब देख के आए हैं पहले वाली स्लाइड में कि वर्ब जो है उसकी कई फॉर्म होती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे सामने एक वर्ब है बी। ये माउस पॉइंटर की तरफ देखें, पी बी का मतलब होता है होना। पहले वाली स्लाइड में हमने दो क्रियाएं देखी थी, कम और गो, ठीक है। इसमें हमारी जो क्रिया है वो है बी। बी की बेस फॉर्म जो है वो बी है, इन्फिनेटिव है टू बी। प्रेजेंट वर्तमान स्थितियों में अगर इस बी का इस्तेमाल अगर करना हो हमें तो इज एम आर के तौर पर लिखावट में किया जाता है, बी के तौर पर नहीं किया जाता है। ये हम बाद में समझ लेंगे क्या है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी सेकंड फॉर्म वाजवर है, थर्ड फॉर्म बीन है और जेरेंट फॉर्म जो है वो बीग है, ठीक है। जैसे पहले वाली स्लाइड को मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, इसमें आप कम की फॉर्म देखेंगे, कम, इसकी बेस फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म केम है, थर्ड फॉर्म कम है और जेरेंट फॉर्म कमिंग है। इसी तरीके से आगे गो की भी है। इसमें दो नीचे वाली गलत लिखी हुई है, मिस स्पेल मिस टाइप हैं, टाइप गलत हैं, तो इनको ठीक करें आप। गो, टू गो, वेंट और गॉन GONE और गोइंग GOING, ठीक है। अब इसी तरीके से ये बी की हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब ये बी जो फॉर्म है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। देखिए, अब दो वाक्य देखिए। एक तो ये वाक्य, दिस इज़ ए पेन, आपकी स्क्रीन पर है, दिस इज़ ए पेन। ये मोटा मोटा आपने आइडिया लगा लिया होगा कि इसका मतलब क्या है, कि यह एक पेन है, ठीक है। इज़, इस इज़ पर गौर करें, इज़, दिस इज़ अ पेन, अ पेन यानी कि प्रेजेंट इज़ ये लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि यह एक पेन है पे गौर करना है। यहाँ पर ये जो बी है इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरीके से आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो एम को एक मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों वाक्यों के ठीक सामने दो वाक्य और लिखे हुए हैं, इनमें मेन वर्ब दूसरी है, जबकि इस इज और एम को हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम में लिया हुआ है। अब ये मेन वर्ब के तौर पर काम में नहीं आ रही हैं। इन वाक्यों को देखें, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर मुख्य क्रिया गोइंग है, ठीक है, और सहायक क्रिया इज़ है। जबकि इससे ठीक पहले वाले वाक्य में इज़ जो है वो मुख्य क्रिया के तौर पे काम आ रहा था, जबकि इसके ठीक सामने जो वाक्य है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इसमें इज़ जो है वो सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया जो है वो गो है, जाना एक मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वर्ब जो है उसका दो यूज़ है। कुछ क्रियाएं ऐसी है जिनका सहायक क्रिया के तौर पर और मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के तौर पर किया जा सकता है। यानी कि वर्ब जो है बी, उसका दो तरीके से इस्तेमाल है, मुख्य क्रिया की तरह और सहायक क्रिया की तरह। इस पेज को, इस स्लाइड को देखने का और दिखाने का मकसद यही है कि जो क्रिया है बी, ठीक है, इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब ये होती है तो मेन वर्ब कोई दूसरी होगी, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल या आई एम रीडिंग। इसमें आई एम रीडिंग मुख्य क्रिया है और एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है, इज़ एम, ठीक है। ये देखिए, ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसकी पास्ट फॉर्म है वाज और वर, तो ही वाज एट होम, वह घर पर था। अब ये वाज है, जबकि इस आगे वाले में ही वाज गोइंग टू दिल्ली, वह जो है दिल्ली जा रहा था।
ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो इसमें वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम आ रहा है और गोइंग जो है वो मेन वर्ब है। हमने जितनी भी स्लाइड्स देखी हैं अब तक, इनमें क्या देखा है? इनमें 3 ऐसी सामग्रियां देखी हैं जो वाक्य बनाने में हमारे काम आएंगी। फिर से देख लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब। ये 3 स्लाइडें देखी थी और इनमें 3 आइटम हमने देख लिए हैं। हमें टोटल 8 आइटम जो हैं हमारी सामग्री है उसके बारे में पता करना है। 8 सामग्री कौन कौन सी हैं एक बार रिवाइज करें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनमें से हमने आज वीडियो में देखा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ये 3 आइटम देखे हैं। इसके आगे के हम आगे की वीडियो में देखेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या है? किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, जो भी आपको पता है। प्रोनाउन क्या है? उस जो नाउन है, जगह का नाम, चीज़ का नाम, उसके स्थान पर बार बार यूज़ नहीं करना पड़े उसका नाम, इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। और वर्ब क्या है? कोई काम है जो या तो करने वाला कर रहा होता है या फिर वो अपने आप हो रहा होता है। यानी कि किसी न किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए आप, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो हो रहा होता ही है। जैसे अगर हम सो रहे हैं तो सोने का भी काम हो रहा है और अगर हम चल रहे हैं तो चलने का काम हो रहा है। तो कुल मिला के हर जगह कोई ना कोई वर्ब आपको, क्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। ये 3 चीज़ें आज हमने देखी हैं। आगे की जो चीज़ें हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।